बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, और आज हमें साथ हासिल रहेगा जनाब सलमान गनी साहब का भी। सदर ममलिकत से मुलाकात तवील करके आए हैं, उससे पहले लीगी ख्याल से मिले तो उनसे भी कुछ मालूमात आज हम लेंगे। सियासी सूरत हाल पर इनका तज्ज़िया क्या है। आज का अहम मौजू जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बीच इत्तेहाद हुआ है सियासी, क्या ये एक फितरी इत्तेहाद है या हालात वाक़यात और बदलती सियासी हवाओं को देखते हुए मुत्तहिदा ने हस्ब मामूल वो किया जो माजी में वो करती रही है। इस पर हम गौर करेंगे। फिर सिंध की क़यादत नून लीग की गई है बशीर मेमन साहब के हाथ, इससे क्या मुराद होगी। आसिफ अली जरदारी साहब आज घोटकी में एक इशाइया था उनके एजाज़ में, वहाँ एक जलसे में तकरीब बदल गई तो वहाँ वो मुखातिब हुए, सियासी मुखालिफिन को वेलकम उन्होंने किया और साथ कहा कि ये सदी मार्शल लॉ की नहीं है। वो भी अपने सियासी जो पत्ते हैं उनको अब अच्छी तरह फेंटते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसका जवाब क्या होगा उस पर तज्ज़िया हम लेंगे जनाब शामी साहब का। दूसरा अहम मौजू जो शहर लाहौर से जुड़ा है, फ़िज़ाई आलूदगी में मुसलसल नंबर 2 या नंबर 1 दिल्ली जो भारतीय शहर वो और लाहौर इसके बीच मुकाबला है। यानी अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखें तो ये ख़तरनाक हद तक आलूदा शहर है लाहौर। यहाँ पे रहना सेहत से खेलने के मुतरादिफ है। यही वजह है कि अब निगरान सरकार ने माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज की है। कुछ डेटा आपकी खदमत में रखेंगे और कुछ सरकार से हम अपील भी करेंगे कैसे ये आलूदगी जो है ये कम हो सकती है। कुछ ज़िम्मा हमारा भी है, उसका भी किरदार अदा करेंगे। शामी साहब, वो जो नून लीग और मुत्तहिदा के बीच में आज दुआ सलाम हुई उस पर मैंने आपसे बात करनी, लेकिन उससे पहले ज़रा कायदीन की बयान आपको सुना दूँ अगर आप कहें तो। देखिए, जब ये इत्तेहाद हुआ तो उसके बाद कायदीन क्या फरमा रहे थे। और जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को भी हमने ज़हमत दी है, आपको खुशामदीद कहते हैं। पहले ज़रा शामी साहब का तज्जिया ले लीजिए। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद भी कह रहा हूँ। शामी साहब आप फरमाइए। डॉक्टर साहब लाइन पर हैं? डॉक्टर साहब लाइन पे हैं। नहीं, ये कोई गैर फितरी इत्तेहाद तो नहीं है। फितरी है, माजी में भी फितरी, फितरी भी कह सकते हैं आप इसको। यानी इत्तेहाद जो होते हैं ना वो सियासी ज़रूरतों की पैदावार होते हैं। तो माजी में भी मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा के दरमियान मामलात होते रहे हैं। उन्होंने कोलिशन बनाई है और मिलकर हुकूमत की है। और अब भी ऐसा हो सकता है। अभी जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो उसमें भी मुत्तहिदा मौजूद थी और उसके साथ पीपल्स पार्टी भी मौजूद थी। बिल्कुल थी। तो क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है उसकी असल ताकत पंजाब में है और इसलिए अगर सिंध के अर्बन इलाके जो हैं उसमें बहरहाल MQM की अपनी एक हैसियत है। तो अगर इन्होंने फैसला किया है कि मिलकर इंतखाब लड़ेंगे तो अच्छी बात है। क्यों जी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो डॉक्टर साहब कैसा मंजर है, यानी नशिस्तें जो हैं आप सिर्फ शहरी इलाकों में लड़ेंगे या देही इलाकों में भी लड़ेंगे? देखिए, बुनियादी तौर पर तो हमारी कोशिश होगी कि कम से कम हम सिंध के ज़्यादा से ज़्यादा अजला में इलेक्शन लड़ें और जो थोड़ी बहुत तंजीमें नौ हम कर पाए हैं पंजाब में और जुनूबी पंजाब में अगर मुमकिन हुआ उम्मीदवारों का सिलेक्शन वक्त पर हो गया तो हम पंजाब के भी कुछ इलाकों में, बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में और KPK के कुछ इलाकों में भी इलेक्शन लड़ेंगे। इसमें दूसरी जमातें भी शामिल हो सकती हैं जी? आपके इत्तेहाद में कई दूसरी जमातें भी शामिल हो सकती हैं? देखिए, असल में ये इत्तेहाद का जो एक मैं सुन रहा हूँ इलेक्शन अलायंस या इलेक्टोरल अलायंस कोई यानी कोई ऐसा इत्तेहाद नहीं कि एक निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ, ठीक है। मुल्क के कसीरुल जहती मसाइल के लिए, आवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए एक कौमी इत्तेफाक राय का क़याम नागुज़ीर है और उसके लिए हमारी एक 6 रुकनी कमेटी बैठ के चार्टर तैयार करेगी और उस पर पहले हमारे दरमियान इत्तेफाक होगा इंशाअल्लाह। तो बाकी हम ख्याल और जो हम ख्याल नहीं जमातों को भी दावत देंगे कि आए। अब कोई एक जमात मुल्क को मौजूदा सियासी और ख़ास तौर पर माशी बहरान से नहीं निकाल सकती। आइंदा आने वाली हुकूमत को जो चैलेंजेस दरपेश हैं और उस वक्त जो हुकूमत और अपोजिशन का किरदार होना चाहिए उनके दरमियान कोई मफाहिमत हो, उस मफाहिमत को अभी से तय करने के लिए एक वसीतर मफाहिमत
और वसीतर इश्तराकी अमल की हमने बात की है। डॉक्टर साहब ये बिल्कुल दुरुस्त आप बात करें, लेकिन छोटा सवाल ले लें नाज़रीन की सहूलत के लिए। यही जो आपकी सोच है, फिक्र है, इलेक्टोरल अलायंस जो आप कर रहे हैं, ये नून लीग के साथ ही आपने क्यों किया, ये पीपल्स पार्टी और पीटीआई के साथ क्यों नहीं किया? देखिए, पहली बात तो फिर इलेक्टोरल अलायंस नहीं है, ये तो वसीतर वफाई मत है। आप इंतखाब लड़ेंगे अपने अपने निशान पर, लेकिन एक दूसरे के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगे। हाँ, तो चले आप यूं कह लें, यही अप्रोच आप पीपल्स पार्टी या पीटीआई के साथ क्यों नहीं आपने ऑप्ट की? वाई ओनली नून लीग? देखिए, पहली बात तो ये कि पीटीआई 2018 में हमारी बराह रास्त हरीफ रही है, ठीक है ना, हमारे मध्य मुकाबिल रही है और हमारी कॉम्पिटिटर है वो, ठीक है ना। तो हम ये समझते हैं कि पीटीआई को जो हमारी सीटें दी गई थी उस वक्त, जो एक मखसूस पस मंजर था 2018 के इलेक्शन का, हम तो ये समझते हैं कि अब अगर वो रुकावटें दूर हो गई हैं, अब लेवल प्लेइंग फील्ड अगर आ गया है और गुज़िश्ता 15 सालों में पीपल्स पार्टी ने भी सिविल इंतजामिया और पुलिस इंतजामिया में जो अपनी करप्ट और बदतरीन हुक्मरानी के जरिए जिस तरह का निज़ाम यहाँ वज़ा किया, और अगर वही लेगेसी रहती है तो इलेक्शन की शफाफियत पर एक सवाल आएगा। तो फिर 15 सालों की उस लेगेसी की जो बाकियात हैं, उसके होते हुए जब पीपल्स पार्टी का कराची में वोट बैंक ही नहीं है, बल्दियाती इंतखाबात ने साबित कर दिया कि उन्होंने जिस तरह 20,000 पर अपना हल्का बना के 90,000 पर हमारा हल्का बनाकर, जिसकी वजह से 50 सीटों का सीधा सीधा खसारा कराची के वोटर और आवाम को दिया गया, उसके एहतजाज में हमने बॉयकॉट किया। पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, हम आपके तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करेंगे और हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन पीटीआई के साथ भी आप हुकूमत में शरीक हो गए 2018 के इंतखाबात के बाद, और फिर जब पीटीआई की हुकूमत खत्म हुई तो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर भी आपने हुकूमत बनाई, फेडरल हुकूमत। तो इसका मतलब है इंतखाबात के बाद कोई मामला हो सकता है, अगर इंतखाबात से पहले नहीं हो पा रहा तो। देखिए, इंतखाबात से पहले अगर कुछ बुनियादी चीजें तय हो जाए ना, और उसमें चाहे कोई भी सियासी जमात आ जाए, अगर एक कौमी इत्तफाक राय अगर होता है तो आगे की जमहूरियत को फलने फूलने का और आगे की सियासी सफर के एक दायमियत जो है वो के इस्तेहकाम का एक जमानत मिल सकती है ना। होता यही है ना कि इलेक्शन से पहले अपने अपनी तलवारें निकाल के लड़ते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आखिरी नुक्ता आपकी खिदमत में, ताकि आप उस पर बात कर सकें, वो ये कि आप 2018 से पहले कह रहे हैं कि आप पीटीआई के हरीफ थे, आपको इलेक्शन लड़ा और लेवल प्लेइंग फील्ड आपके लिए नहीं थी, लेकिन फिर हालात व वाक़यात या बदलती हवाओं ने आपको उनका इत्तेहादी बना दिया। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि अब भी वो हालात व वाक़यात और वही हवाएं कार फरमाएं और उसी के तनाजुर में आप नून लीग के साथ कोई मुफाहमत कर रहे हैं, या अब वाकई कुछ न्यूट्रलिटी है? सईद गनी साहब ने कहा है कि दोनों जमातों का पीर एक है। अच्छा, दोनों पीर भाई हैं। जरा खुल के बात कर लेना, शामी साहब बैठे हुए, आप बात करें। देखे ना, असल पीर तो पीपल्स पार्टी का जो 15 सालों से उन्हें इम्यूनिटी मिली हुई है, उन्होंने एक गैर मरई ना नजर आने वाला एक इत्तेहाद किया पीटीआई के साथ, उनके सेनेट के चेयरमैन को कामयाब कराया, उनकी सारी लेजिस्लेशन कानून साजी, एमकेएम तो नजर आने वाली इत्तेहादी थे ना पीटीआई, ठीक है ना। लेकिन उनका पीर कौन था जिसने उन्हें सेनेट में पीटीआई को वोट देने, उसके चेयरमैन को मुंतखब कराने और बाद में सारी कानून साजी में हम हुए, तुम हुए के मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। क्यों जी डॉक्टर साहब? शहीद देखे ना, फिर शहीद गनी को देखे, हमारा माजी में तजुर्बा जो इत्तेहादी हम बने पीपल्स पार्टी के, वो हमारा सबसे बदतरीन तजुर्बा था। उससे बेहतर तजुर्बा हमारा पीएमएलएन के साथ था, और उससे थोड़ा बराबर का पीटीआई के साथ भी था थोड़ा। लेकिन पीटीआई के वजीर आजम या सरबरा इमरान खान कराची में 4.25 सालों में एक दिन भी आकर नहीं रुके, एक कैंप ऑफिस नहीं बनाया,
मेगा प्रोजेक्ट K4, सर्कुलर ट्रेन, निकासी आब, कचरा उठाने का निजाम, किसी एक मंसूबे को उन्होंने पुश नहीं किया, इसलिए कि उनको पीपल्स पार्टी की मुरव्वत थी। तो क्या नवाज शरीफ साहब आपके मरकज तशरीफ लाएंगे? पीपल्स पार्टी के साथ तय था। क्या नवाज शरीफ साहब आएंगे? MQM असल अलायंस MQM पीपल्स PTI का नहीं था, असल अलायंस PTI पीपल्स। क्या नवाज शरीफ साहब आएंगे कराची आपके मरकज? नवाज शरीफ साहब तो वैसे भी आना चाहिए और आएंगे, लेकिन हमारे दरमियान ये इस बात की अहमियत नहीं है। हमारे दरमियान इस बात की अहमियत है कि कराची को कौमी इत्तेफाक राय में होना चाहिए। अगर कोई जमात ऑपोजिशन में है, डॉक्टर साहब आप आपको मुबारक, माशाल्लाह। दूधों क्या कर, दूधों फले, पता नहीं सर, फले दूधों नहाए क्या जी। आपको नून लीग के साथ सफर एक बार फिर मुबारक जी। वैसे भी आप सफर में है, मेरा ख्याल है साहबा तशरीफ ले जा रहे थे। अच्छी बात है, दोनों सफर अल्लाह आपके मुबारक करे। बहुत शुक्रिया। अच्छी बात है। हाँ जी, जितनी जमातों के दरमियान भी हो जाए अच्छी बात है। अच्छी बात। अच्छा, आप ये बताएं ना, जरदारी साहब जो हैं वो आज मुखातिब हुए ना वहाँ गढ़ी शाह में, तो ये सूरत हाल नई दरपेश थी, तो वो मुख्तसर सी तकरीर की, बड़ी जामे सी। गढ़ी शाह का खानगढ़ नहीं सर, वहाँ पे सिंध में। हाँ, देखिए जी क्या कह रहे हैं। गढ़ी खुदा बख्श लाहौर की आलूदगी से इतना मुतासर था कि मैं गढ़ी खुदा बख्श को गढ़ी शाह कह गया, जो लाहौर का एक इलाका है। अब क्या जहाँ नून और मुत्तहिदा आपस में मिल रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी और PTI मिल सकते हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी PTI मिल जाए पंजाब में खास तौर पर, तो ये भी एक अच्छी बात है। देखिए, मुफाहमत तो जिन दो जमातों के दरमियान हो, मैं तो उसे अच्छा ही समझता हूँ। अगर उसके बहरहाल जो भी असरात होंगे वो जमातों को भुगतने पड़ते हैं। लड़ते हुए सोचना चाहिए ना, कभी मिल के भी बैठ सकते हैं। तो जब आप लड़ेंगे बेतहाशा, तो जब बैठेंगे तो फिर उस पर सवाल उठेंगे। लेकिन बहरहाल हमारी तो यही ख्वाहिश है कि जो सियासत है ना, जैसे आप क्रिकेट का मैच खेलते हैं तो ऐसे खेले सियासत का खेल, इसको लड़ाई ना बनाएं कुफर और इस्लाम की। सलमान साहब खुश आमदीद। ये क्या अब नून और मुत्तहिदा की जो अपनी कुर्बत है, उसके बाद पीपल्स पार्टी और PTI की कुर्बत के भी कोई इशारे हैं, कोई इसके असरात हैं, मुमकिनात में से है ये? देखें जामी साहब, मेरा ख्याल है ये जो इनका अलायंस हुआ है ये एक कराची के हवाले से है, इसलिए कि कराची के अंदर अब 22 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की और 47 नशिस्तें हैं सिंध असम्बली की, और कराची मैटर करेगा कौमी सियासत के हवाले से और आइंदा बनने वाले प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के हवाले से। और जहाँ तक आपने कहा कि पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान, इस वक्त पीपल्स पार्टी और उसकी लीडरशिप कुछ परेशान नज़र आ रही है, इसलिए कि वो आज से चंद हफ्ते पहले तक बात की जा रही थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने की, लेकिन अब सिंध की सतह पे जो कुछ होता नज़र आ रहा है वो बज़ाहिर तो ये है कि शायद पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक अलाइंस बने, चूँकि अंदरूनी सिंध के अंदर JUI फे की भी अपनी एक अहमियत और हैसियत है। और आपको याद होगा कि 2018 के इलेक्शन में एक कराची से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हार गए थे और सिंध में अपनी नशिस्त पे वो मौलाना राशिद सोमरू साहब से बड़ा टफ कंपटीशन और कुछ सैकड़ों की तादाद में ही उनके वोट थे, जिसकी वजह से वो जीते थे। अब JUI, GDA, फंक्शनल लीग और MQM जब ये सारे आपस में मिल रहे हैं तो फिर पीपल्स पार्टी को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। और जहाँ तक PTI से अलाइंस की बात है, मैं इसे इसलिए खारिज इम्कान समझ रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल में जो फोर्स भी PTI के साथ मिलना चाहेगी या मिलेगी, उसे बहुत कुछ सोच समझ के ही फैसला करना पड़ेगा। तो ये एक जरदारी साहब या PTI के बीच एक ऐसा कार्ड ज़रूर हो सकता है जिसकी बुनियाद पे कुछ मज़ीद मांगा या लिया जा सकता है, अमली जामा शायद ना पहन सके ये शक्ल। देखें, अभी तक तो जो सूरत हाल है पीपल्स पार्टी पे एक परेशानी की कैफियत है, लेकिन बिल आखिर मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को भी कराची के अंदर उसका हिस्सा ज़रूर मिलेगा। और वो जो हम समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बड़ा अलाइंस, इसमें जामी साहब इस वक्त नवाज शरीफ साहब का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी पार्टी के लोगों को उन्होंने एक मैसेज दिया है कि पीपल्स पार्टी या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से अगर कोई मुखालफाना बयानात भी आ रहे हैं तो आपने जवाबी रद्द-ए-अमल नहीं देना, जो ये जाहिर करता है कि नवाज शरीफ साहब कोई बड़ा रोल जो है वो अपना अदा करना चाहते हैं। और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के बारे में ना उन्होंने कोई मुखालफाना बयान दिया है
और ना मुझे नज़र आता है कि वो आइंदा शामी साहब, सलमान गनी साहब को जहमत आज देने की बुनियादी वजह ये है कि जहाँ ये लीगी क़यादत से मिले हालिया चंद दिनों में, वहीं ये कल जनाब सदर आरिफ अलवी साहब से तवील मुलाकात करके हैं सजाद मीर साहब के हमरा। मुलाकात का वक्त तो शायद कोई वही रिवायती जो 25-30 मिनट होता है, लेकिन वो घंटों मुहित रही। तो मेरा मकसद ये था कि उनसे कुछ पूछ सकूँ इस बारे में। कैसी रही सब? सजाद मीर साहब से तो उनकी पुरानी दोस्ती है। अलवी साहब की? अलवी साहब, अच्छा। हाँ। शाह साहब दुरुस्त हमारे साथ भी याद अल्लाह है जी, बिल्कुल। देखें, मीर साहब चूँकि कराची में रहे हैं और कराची में इनका उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक था, और डॉक्टर साहब जब लाहौर आते थे बतौर प्रेसिडेंट तो गवर्नर हाउस में मेरी भी मुलाकातें रहीं, और हमारा ख्याल ये था कि ये मुलाकात जो है ये 15-20 मिनट या आधे घंटे की होगी, ये तकरीबन 2 घंटे तक। और मैं इस बात पे हैरान भी हुआ कि प्रेसिडेंट साहब बड़ा खुल के बोले कि आपने जाम साहब जो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात का जिक्र किया, ये दरअसल गुज़िश्ता जुमे को हुई थी, और जो लंदन से उनके साथी आए थे उन्होंने ज़ोराने पे बुलाया था और साथ मुझे भी बुलाया और मेरा भी उनसे तारफ़ करवाया। और शहबाज शरीफ साहब से? नहीं, शहबाज शरीफ साहब से इन दिनों में नहीं हुई मुलाकात। वैसे उनसे रहती है लेकिन इन दिनों में नहीं हुई। ये तो वहाँ भी मेरे ख्याल लंदन में भी एक हफ्तावार खाना होता था। जी सर, उन्होंने यही कहा। जहाँ के लोग उनके जो वो थे दोस्त थे वहाँ, वो खाने भी लेके आते थे। शामी साहब, मैं तो इस बात पे हैरान था कि ये जो 10-12 लोग थे उन्होंने एक एक का क्वालिफिकेशन भी बताई, अपने साथ तल्लक की नोयत भी बताई, और ये भी बताया कि ये किस किस तरह से उनके काम आए। और एक जो बात देखने में आ रही है कि नवाज शरीफ साहब के यहाँ भी और प्रेसिडेंट साहब के यहाँ भी वो मुश्तरक है। वो क्या है? ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस ख़ास तौर पे आजकल ये जो कौमी इत्तफाक़ राय की बात कर रही है और मुफाहमत की बात, प्रेसिडेंट साहब ने मेरे ख्याल 2 घंटे में से पौना घंटा उन्होंने मुफाहमत पे ही जोर दिया, और उन्होंने ये भी पूछा, उन्होंने कहा कि मैं तो इस हवाले से कोशिश करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे कोई रास्ता भी तजवीज़ करे क्या होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि क्या वो इस पोजीशन में है? क्योंकि देखें, मैं मोहम्मद अली दुरानी साहब की हुई उनकी मुलाकात, असद कैसर साहब का जो मिशन था जो अब जारी बात रुक गया है, उस मिशन को देखें तो नज़र आ रहा था कि कोई अपनी सी कोशिश हो रही है। हमने तभी प्रोग्राम में शामी साहब खिदमत में अर्ज़ किया था कि ये जितनी भी कोशिशें ये अपने तई हैं, इसको कुछ साया ऐसी छतरी हासिल नहीं है। मुलाकात भी हुई थी के साथ। जी बिल्कुल जी, उनसे मिले थे, कुछ दूसरे दोस्त भी थे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सदर आरिफ अलवी साहब के पास कोई ऐसा वो छाया छतरी है? देखिए जावेद साहब, एक तो बात वो हमसे पूछते रहे कि मुझे बताएं कि मुझे क्या रोल अदा करना चाहिए, और गुज़िश्ता हफ्ते ही जब ये आप असद कैसर साहब और इन लोगों की कोशिशों और काविशों का जिक्र कर रहे थे, मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि माजी के अंदर जब इस तरह की एक तनाव और टकराव की कैफियत होती थी तो ऐवान सदर का एक रोल होता था कि सदर फारूक लगारी, सदर गुलाम इसाक खान, ये लोग प्रेसिडेंट हाउस में आते थे। बज़ाहिर तो देखें आईनी सरबराह का इस तरह का रोल नहीं होता है, लेकिन मुफाहमत हो जाया करती थी। प्रेसिडेंट साहब 2-3 बातों पे बड़े यकसू थे। क्या? एक तो उन्होंने कहा जी कि मुफाहमत के बगैर अब आगे नहीं चला जा सकता, और टकराव और तनाव की जो कैफियत है इसे तोड़ने की ज़रूरत है। दूसरा, और मैं समझता हूँ उस हवाले से उन्होंने एक इंटरव्यू में भी जिक्र किया और हमारे सामने भी ये बात कही कि नवाज शरीफ साहब का रोल इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी आप कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब के मोतरफ हैं वो? मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक इंटरव्यू में भी गुज़िश्ता दिनों में जिक्र किया, हमारे सामने भी ये कहा कि नवाज शरीफ साहब ने चूँकि मीनार पाकिस्तान पे बात की है, और फिर जवाबन प्रेसिडेंट साहब ने अपने उस इंटरव्यू में भी और हमारे सामने भी कहा कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त एक बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। बल्कि उन्होंने, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, उन्होंने कहा कि मेरे 2-3 मुस्लिम लीग नून के ज़ुम्मेदारान से अच्छे रवाबत हैं, और मैं चाहता हूँ कि कुछ किया जाए, इसलिए कि पाकिस्तान इस तरह की सूरत हाल का ज़्यादा देर मुतम्मल लेकिन नहीं रह सकता। एक एतराज़ पे मबनी सवाल है, वो ये है कि जनाब सदर क्या कर सकते हैं जबकि खान साहब की जो ख़ानदानी लोग हों, अमशीरा या खान साहब खुद ही उनके वकला, वो तो ईवान सदर और सदर ममलिकत के किरदार से मुतमिन नहीं है, बल्कि उन पर तनकीद करते हैं। अगर आप, मैं फिर उसी इंटरव्यू का हवाला दूंगा कि वो यकसू थे कि मेरी पार्टी लीडरशिप वही है, और मेरा ख्याल है जब वो मुफाहमत की बात करते नज़र आते हैं तो वो यही चाहते हैं कि उनकी पार्टी का भी कोई रोल होना चाहिए, और वो इसीलिए संजीदा है इसमें, और वो बार बार ये कहते नज़र आए कि मुझे बताएं कि मैं क्या कर सकता हूँ। और मैं अब भी समझता हूँ कि प्रेसिडेंट साहब रोल अदा कर सकते हैं। अगर उन्होंने एक इंटरव्यू में आसफ जरदारी साहब की तारीफ़ की है, नवाज शरीफ साहब की तारीफ़ की है, तो ये बात इससे पहले माजी के अंदर तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं आई, और शामी साहब बैठे हैं, शामी साहब भी उनसे मिलते रहे हैं। ये बहुत पहले से गुज़िश्ता 1 साल से कई दफ़ा ये बात कर चुके थे कि इंतखाबात की तरफ हम जा रहे हैं, एक मुफाहमत होनी चाहिए, और मुफाहमत में देखें उनकी पार्टी संजीदा नहीं रही कभी भी, वो डेड लॉक को तोड़ना नहीं थी चाहती। बल्कि आपको याद होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब मुज़ाकरात हुए सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद, उन्होंने ये बात तस्लीम की थी
कि 3 नुकात पर हमारा इत्तफाक राय हो चुका है, सिर्फ असम्बली टूटने की तारीख पे इत्तफाक नहीं हुआ, उस पर भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि सियासत के अंदर ये जो डेडलॉक की कैफियत है ये ख़त्म होनी चाहिए, और जो कैफियत पाकिस्तान के अंदर आज तारी है कि अभी इंतखाबी माहौल नहीं बना, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप अगर मुफाहमत की बात कर रही है, कौमी इत्तफाक राय की बात कर रही है, तो इसका मतलब इनके अंदर तशवीश ज़रूर है कि आगे के हालात और आने वाले इंतखाबात के अंदर इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए और मुल्क आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। आप ये फरमाइए सर कि ये सदर मुमलिकत क्या दिल का बोझ हल्का कर रहे हैं या वाकई इस काबिल हैं कुछ कर सकें? नहीं, ख्वाहिश तो रखते हैं ना, तो रास्ता भी निकल आता है। देखिए, बुनियादी बात यह है कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो है ना सबसे तजर्बाकार सियासतदान हैं, और यानी इस पाकिस्तान के, और सबसे सीनियर सियासतदान हैं। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, अपोजिशन में भी रहे, कैद हुए, जलावतन हुए, इक़्तिदार संभाला, बार बार लोगों की तवज्जो का और उम्मीदों का मरकज़ बने। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी एक इसमें किरदार अदा कर सकते हैं, थोड़ा सा यानी एक बड़ेपन का मुजाहरा वो कर रहे हैं। मगर जो हमारे चेयरमैन हैं पीटीआई के, उनको भी थोड़ा यानी कोई देना पड़ेगा ना जेस्चर, ताकि उनके साथ बात करना या उनके साथ कोई मामला करना जो है वो आसान हो सके। वो तो अंदर है, उनसे क्या बात? गिरफ्तार है, लेकिन पॉलिटिक्स तो चल रही है ना उनकी, पार्टी उनकी काम कर रही है, लोग उनसे मिल के आते हैं, उनके मैसेज लेके आते हैं, उनको यानी मीडिया में नशर करते हैं, और उससे तलखी में भी बादौक़ात इजाफा होता है। तो तलखी कम हो, ताकि उसका फ़ायदा जो है पीटीआई को भी होगा कि वो इंतखाबात में ज़्यादा बेहतर माहौल में हिस्सा ले सकेगी, और वसीतर यानी सारी जमातों को भी होगा, ताकि जो हुकूमत कायम होगी वो ज़्यादा एक अच्छे माहौल में काम का आगाज़ कर सके। सलमान साहब, देखिए शामी साहब जो बात कर रहे हैं, एक बात शामी साहब जो मैंने नवाज शरीफ साहब में देखा है कि 4 साल के बाद वो आए हैं, एक तो पहले वो खुल के बात किया करते थे, अब वो बड़े मोहतात हैं, और ये एक अच्छी बात है। प्रेसिडेंट साहब से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वो बहुत मोहतात हों, वो बड़ी खुल के बात कर रहे थे। एक चीज़ तो जो नज़र आ रही है, जो समझ आ रही है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस में एक तशवीश ज़रूर है मुल्की हालात के हवाले से, और अच्छी बात है ये होनी चाहिए। जहाँ तक आपने नवाज शरीफ साहब की बात की है, नवाज शरीफ साहब तो यकसू हैं कि अगर वाक़ईतन आगे की तरफ चलना है तो फिर मुफाहमत, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें पीपल्स पार्टी के ज़ुम्मेदारान ने उनके खिलाफ बयान दिए हैं, उनकी तरफ से एक शख्स ने बयान दिया था पिंडी से हनीफ अब्बासी साहब ने, अगले दिन उन्हें माजरत करनी पड़ी थी। तो ऐसा रोल होना चाहिए। जरदारी साहब की गुफ्तगू में भी कुछ ऐसा नहीं था, एक अच्छा जैसे मुफाहमत का मतलब ये नहीं है बहुत शुक्रिया कि सारे मिलके इलेक्शन लड़ने, ब्रेक ले लें सर। मतलब ये है कि एक कायदे ज़ाब्ते के मुताबिक इसे कंक्लूड करते हैं, बस एक ब्रेक के बाद करते हैं इस बात को, मैं आपसे डिस्कस करूँ। सलमान साहब आप तशरीफ लाए सर, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे मुत्तहिदा और नून लीग के इंतखाबी इत्तेहाद और दीगर सियासी जमातों के बीच मुफाहमत की ज़रूरत पर, सदर मुमलिकत के किरदार पर जनाब सलमान गनी साहब ने गुफ्तगू की। लेकिन मसला ये है शामी साहब, वही बात जो ब्रेक में आपसे हो रही थी कि सदर मुमलिकत तो कहाँ हैं, जरदारी साहब भी चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब भी चाहते हैं, क्या इमरान खान साहब और दीगर जो अहम हल्के हैं वो भी कुछ ऐसा चाहते हैं? क्योंकि अगर ये तमाम कुव्वतें ऐसा चाहें तो हो सकता है, वगरना तो आपका तज्जिया या मेरी ख्वाहिश है। ठीक है, इमरान खान साहब को बुनियादी तौर पर यानी इस मामले में फैसला करना चाहिए, उनके रवैये पर भी मुनसर होगा ना, वगरना पर ठीक है इंतखाब में हिस्सा लें, जो होगा देखी जाएगी। इससे पहले नवाज शरीफ साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहबा बड़ी इब्तला से गुजर चुकी हैं। जरदारी साहब जो हैं कई अरसा यानी बरसों कैद रहे हैं, और इन्होंने एक सिस्टम के अंदर रहकर जद्दोजहद की है, यानी अदारों से टकराव नहीं इख्तियार किया, दिफाई अदारों पे हमले नहीं किए, और इंतखाब हारे भी हैं, इंतखाब जीते भी हैं, इंतखाब लड़ा है, और मुकदमात भी लड़े हैं अपने अदालतों में। तो यही तरीका है कि आप जो मुकदमात हैं उनका सामना अदालतों में करें, अपने जो अहले सियासत हैं उनके साथ मुनासिब ताल्लुकात कायम करें, ताल्लुकात कार जिसे कहते हैं, और उसके नतीजे में जो अदारे हैं उनका रोल भी महदूद हो जाएगा। जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं
वो भी अपने आप को महदूद कर तो ये सबसे बड़ा एतराज़ ही होता है ना हमारे सियासतदानों पर कि ये खुद जगह देते हैं, रूम देते हैं, वो गुंजाइश पैदा करते हैं जहाँ पे बाकी कुव्वतें जो हैं वो क्योंकि आपस में तो बैठना नहीं है, नहीं आपस में तो बैठना नहीं है, आपस में कंसेंसस करना नहीं है, कंसेंसस या मुशावरत या ताउन कहीं और से लेना है तो फिर यही होगा जो अभी हो रहा है। देखिए ना, हमारे नज़दीक पाकिस्तान को ज़रूरत है एक मुफाहमत की, पाकिस्तान को ज़रूरत है महाजराई के ख़ात्मे की, पाकिस्तान को ज़रूरत है कि उसके अंदर ये जो खाना जंगी किसी कैफियत है ये ख़त्म हो और हर अदारा अपना अपना काम करे। इसके लिए हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, दरख्वास्त पेश करते रहेंगे, अहले सियासत की खिदमत में भी और अहले ताकत की खिदमत में भी। बिल्कुल ठीक सर, लाहौर का जिक्र करना चाह रहा हूँ लेकिन उससे पहले नाज़रीन तक कुछ बुनियादी मालूमात। ये सर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो, एक मिनट ठहर जाए, फरमाइए। अभी मुझे मैसेज आया, हमारे दोस्त थे मकीन हसन कलीम साहब मरहूम जी, रोज़नामा मशरिक के एडिटर थे, जी जी, बड़े ही भले आदमी थे, अपनी मिसाल आप, बरसों पहले इंतकाल हो गया उनका। और उनके बेटे जो थे उमैर एहसन, उनके पोते साद एहसन का मुझे अभी मैसेज आया कि चंद रोज़ पहले उनके बेटे जो थे वो भी इंतकाल कर गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। मकीन हसन कलीम से बड़ी अच्छी यादें वाबस्ता हैं और बड़ी एक मेरा ख्याल हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक़ था उनका, और तहरीर में, गुफ्तगू में जो शाइस्तगी है और जो उर्दू ज़ुबान पे उनकी दस्तरस थी वो अपनी मिसाल आप थी। अल्लाह ताला उनकी भी रूह को भी आसूदा करे और उनके बेटे को भी उनकी रफ़ाकत नसीब। अच्छा सर, ये अर्ज़ ये है, लाहौर का नोहा है, वजह ये है कि जो बददस्तूर ये शहर जो है ये दुनिया का आलूदा तरीन शहरों में नंबर 2 पे है। दिल्ली और लाहौर के बीच मुकाबला है। दिल्ली इस वक्त दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 430 है और उस वजह से हम भी मुतासिर हुए हैं। कुछ हमारा भी कसूर है लेकिन दिल्ली का भी इसमें हिस्सा है। दिल्ली का मशक्क़त हमारे जो आज तो इमरजेंसी लगा दी ना, वो मैं उसी पे आ रहा हूँ कि 4 दिन के लिए। और ये देखिए लाहौर, देखें उन्होंने कहा है कि जो वज़ीर आला कह रहे थे मोहसिन नकवी साहब कि जो हवाएं आ रही हैं ना जी, वहाँ जो फसलें जलाई जा रही हैं उनकी बाकियात फसलों की पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। नहीं, मैं अर्ज और हवाएं जो हैं इधर की इधर को रुख है उनका। एक बुनियादी और बड़ा जुज्व है, जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे अपने भी तो करतूत हैं। हम मुसलसल 390 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ नंबर 2 पे हैं, नंबर 3 पे कराची है। वहाँ कौन सी दिल्ली की हवाएं आ रही हैं? वहाँ भी 200 तक की इंडेक्स छू रहा है। यानी हमारा कोई ऐसा शहर नहीं है पाकिस्तान का जो दुनिया के 100 साफ तरीन या जो हेल्थी शहर है उनमें इसका शुमार हो, एक भी नहीं है। बल्कि हमारे कई एक शहरों का शुमार आलूदा तरीन शहरों में होता है। मैं स्क्रीन पे चला रहा हूँ जो एयर क्वालिटी, इस्लामाबाद बेहतर है। हम स्क्रीन पे हम दोबारा नशर करते हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है। वजह यह है कि अगर ये इंडेक्स 0 से 50 तक हो तो आलमी इदारे इसको कहते हैं ये गुड है, अच्छा है। और अगर 51 से 100 तक हो इसे मॉडरेट कहा जाता है। 101 से 150 तक हो तो कहा जाता है ये अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप है, बच्चों और बुजुर्गों के लिए। और अगर 151 से 200 तक चला जाए तो इसे कहा जाता है ये मुज़रे सेहत फ़िज़ा है। और अगर 201 से 300 तक चला जाए तो लिखा है वेरी अनहेल्दी। और आगे फिर 301 प्लस जो है उसे ख़तरनाक कहा जाता है। हम ख़तरनाक फ़िज़ा में सांस लेने पर मजबूर हैं। मुझे तो उमर शामी साहब ये बता रहे थे कि अमेरिकन स्कूल में जो अमेरिकन टीचर्स हैं कई उन्होंने माजरत कर ली आके पढ़ाने से, पाकिस्तान में पढ़ाने से, इसी वजह से, आलूदगी की वजह से, इसी वजह से। हाँ जी, अंदाजा कीजिए गैर मुल्की कई जो हैं आने से गुरेजा है पाकिस्तान में। अल्लाह अकबर, इतना आलूदा माहौल है। हम बीमारियां नहीं सहेड़ना चाहते। और सेहतमंद, अब आप जहन में सवाल आता है कि अच्छा ये तो फ़िज़ाई आलूदा तरीन शहर हैं तो सेहतमंद शहर भी हैं कुछ ऐसे जहाँ पे फ़िज़ा सेहत वाली है, बेहतर है। तो बिल्कुल है जी। वैंकूवर नंबर 1 पे है, उसका इंडेक्स 69 है सिर्फ। फिर ब्रसल्स आता है बेल्जियम का, 126 है। सियाटल आता है अमेरिका का, और इसमें से टॉप 100 में कोई शहर भी बदकिस्मती से पाकिस्तान का नहीं। 4 दिन बंद रहेंगे अदारे। सुहेल कैसर साहब को हमने जहमत दी, लाहौर भर की खबर रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। पंजाब हुकूमत 4 दिन की तातीलात का ऐलान किया है इसने, लेकिन 4 दिन की छुट्टी से क्या होगा? क्या ये माहौल बेहतर हो जाएगा? ये एक दिन में तो खराब हुआ नहीं। सुहेल कैसर साहब, ये फैसला किस नौयत का हुआ है? देखें,
देखें, इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला तो नहीं है जामी साहब। मसला ये है कि ये सब फेस सेविंग किस्म के इकदाम हैं। 2017 से स्मोक की जिस सूरत हाल का हम सामना कर रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, उसमें हर साल जो है इजाफा ही नज़र आता रहा है। और अभी आप बात कर रहे थे कि लाहौर का इस वक्त ऑस एयर क्वालिटी इंडेक्स 391 है, तो ये तो चले फिर भी चले कदरे खुशी की खबर है, इसलिए कि 2-1 रोज पहले तक ये 400 की सतह से भी तजावुज कर गया था। और 400 की सतह से तजावुज करना अब लाहौर में ये एक मामूल बन चुका है। मगर आप ये बताएं कि करना क्या चाहिए, फौरी इकदाम क्या करने चाहिए, और सरकार के जो फैसले वो तो बताए ना तफसील से, दूररस इकदाम क्या करने चाहिए। सर इसमें जो देखिए 45% हिस्सा जो है वो हमारी ट्रैफिक का है। जो ट्रैफिक के साइलेंसर से धुआं निकलता है वो इसमें 45% हिस्सा डालता है आलूदगी में, स्मोक के पैदा होने में। और हमारे व्हीकल्स की जो सूरत हाल है, जो यहाँ पर फिटनेस सर्टिफिकेट उनको जिस तरह से मिल जाते हैं, वो सारा तरीकाकार हमारे सामने है। और जब तक पहले नंबर पर तो जो हमारी व्हीकल्स का मुजरे सेहत जो धुआं खारिज करती हैं उस पर काबू पाने के लिए सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। उसके बाद फिर जो फैक्ट्रियों में स्टबल बर्निंग का जो सिस्टम है, ये गवर्नमेंट ने अब 2 अरब रुपया भी इसके लिए मुख्तिस किया है कि तमाम जो फैक्ट्रीज हैं वहां पर ये सिस्टम लगाया जाए, उससे कुछ सूरत हाल बेहतर हो सकती है। और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब का तो ये कहना है जी कि तकरीबन कम से कम लाहौर की बात करें और खुसूसन जो शुमाली लाहौर की इंडस्ट्री है, तो उसमें हम ये सिस्टम तकरीबन 70% फैक्ट्रियों में नस्ब कराने में कामयाब रहे हैं। और उसके बाद फिर जिगजैग टेक्नोलॉजी तीसरे नंबर पर भट्टे आते हैं, जो चिमनियां उनकी धुआं खारिज करती हैं, वो एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल होती है। गवर्नमेंट उसमें जिगजैग टेक्नोलॉजी लगवा सकती है और लगा भी रही है। मसला ये है कि अगर अदादो शुमार की तरफ जाया जाए जो महकमे की तरफ से दिए गए हैं, तो फिर ये आलूदगी कम होनी चाहिए गुज़श्ता सालों की निस्बत। वो तो बढ़ रही है, अगर ये बढ़ रही है सर, अभी से 400 की सतह तजावज कर चुकी है, 391 तो आज इस वक्त है लाहौर में, और ये आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगी। उसकी वजह ये है कि जो भारतीय पंजाब के 3 शहर हैं, जालंधर, अमृतसर और एक पटियाला, ये 3 शहरों में सबसे ज्यादा इस वक्त जो धान की बाकियात उनको आग लगाएगी दूसरे शहरों की निस्बत जी। और इस वक्त जो हवा का रुख है वो भी अनफॉर्चुनेटली वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रहा है। और इसमें कोई शक नहीं कि वो जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो भी सूरत हाल को बहुत खराब कर रहा है। लेकिन ये एक्सटर्नल फैक्टर 10 से 15 दिन तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद गंदम की बुवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर एक्सटर्नल फैक्टर के खत्म होने के बावजूद आलूदगी की शरह बढ़ती है, तो इसका मतलब है कि हमें इंटरनल फैक्टर जो हैं अभी तक हम उन पर भी पूरी तरह से काबू पाने में कामयाब नहीं हो पा रहे। वो इमरान खान साहब तो कहते थे छोटे छोटे जंगल लगाएंगे, वो जापानी जंगल उगाएंगे, यहाँ लाहौर शहर में कई जंगल उगाएंगे और वो 1 साल 1.5 साल में पौधे जवान हो जाएंगे। वहाँ हम तो लगाने के बजाय काट रहे हैं। वो कहाँ गए मंसूबे वो सारे? सर वो मियावाकी जंगल गवर्नमेंट ने लगाए थे, लिबर्टी मार्केट के करीब लगाया था और कुछ जगहों पर लगाए गए थे। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट बदली तो हसबे रवायत वो ये मंसूबा जो है वो भी दम तोड़ गया। और अभी आप इस वक्त जाकर जो लिबर्टी मार्केट के करीब अगर कभी आपका विजिट हो तो आप देखिएगा कि वहां पर उस जंगल की क्या हालत हो गई है। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है सर कि दरख्तों का ज्यादा ये जो जंगल, अगर यही जंगल तेज रफ्तारी से लगाए जाएं तो कोई जल्दी से हम काबू पा सकते हैं कुछ साल 2 साल में। सर इसको ये कह सकते हैं कि ये भी इकदाम का एक हिस्सा होना चाहिए कि जो अर्बन फॉरेस्टिंग है वो एक बहुत अहम किरदार इसमें अदा कर सकती है। उसकी वजह ये है कि लाहौर तो अब जैसे कंक्रीट का जंगल बन गया है, यहाँ तो मतलब कोई दूर दूर तक सब्जा दिखाई नहीं देता और मतलब सड़कों का एक जाल है, एक अंडरपासेस और ओवरहेड ब्रिजेस का एक जाल बिछा हुआ नजर आता है, वरना इसको तो बागों का शहर कहते थे। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी मेरी कल भी एक माहिर माहौलियात से बात हो रही थी तो वो बार बार इसी बात पर जोर दे रहे थे कि हमारी बहुत सारी मुसीबतों का जो हल है वो ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाना है। और उन्होंने एक मिसाल ये दी कि देखें दुनिया आलमी जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि किसी भी मुल्क का 25% रकबा जो है जंगलात पर मुश्तमिल, और हमारा तो 0.5 से भी नीचे हो चुका है। नहीं, ये तकरीबन इस वक्त जो गवर्नमेंट क्लेम करती है वो कुछ 3 के करीब या इससे 3 से 4 के दरमियान गवर्नमेंट का क्लेम है कि इस वक्त हमारे मुल्क में जंगलात है।
से अगर पॉइंट उससे नीचे चला जाएगा तो फिर तो सूरत हाल बिल्कुल काबू से बाहर हो जाएगी। तो ये तकरीबन 4-5% के करीब हम कह सकते हैं कि मुल्क में जंगलात हैं। अब मसला तो इस वक्त बड़े शहरों का है, और बड़े शहरों में लाहौर शहर का सबसे अहम मसला है, क्योंकि 2017 के बाद हम हर साल इसी तरह की सूरत हाल। और अभी आप देखिए कि जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर जो सांस की इन्फेक्शन के मरीज हैं, जो आंखों के अमराज बड़े हैं, और उसके साथ साथ ये जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए बड़ी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और हार्ट जो ज्यादा सीवियर हार्ट के पेशेंट हैं उनको तो ये कहा गया है कि वो बिल्कुल बिला जरूरत घर से ना निकलें, इसलिए कि जब वो सांस के साथ ये तमाम आलूदगी अपने अंदर लेकर जाते हैं तो उनके फेफड़ों पर उसका इफेक्ट होता है और सोहेल साहब बहुत शुक्रिया। अब छुट्टी से पता नहीं कितना फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये है कि छुट्टी करने से बच्चे, असातिज़ा या जो कम्यूट पे लगे हुए लोग हैं वो कुछ अरसा बच जाएंगे। जो ट्रैफिक का धुआं है वो तो कम होगा ना, क्या करें हम। एक ब्रेक नाज़रीन। नाज़रीन के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ। चाहता है आपसे मुलाकात होगी कल दीगर मौज़ूआत के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।